हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी का चैप्टर 23 जिसका नाम है रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ये पढ़ने वाला हूँ। इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक अप्रेजल और दूसरा फीडबैक। ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर इतना लंबा भी नहीं है, छोटा चैप्टर है, बहुत जल्द, तकरीबन 30 मिनट्स में कवर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, अप्रेजल और दूसरा फीडबैक। अप्रेजल तो अप्रेजल मीन्स इवेल्युएशन करना। इवेल्युएशन यानी किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखना। तो इसके सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मैंने आप लोगों की परफॉर्मेंस को मैनेज या कंट्रोल करना है तो फिर दो चीज़ें करनी पड़ेंगे। मैंने आप लोगों की परफॉर्मेंस को मैनेज या कंट्रोल करना है तो फिर दो चीज़ें करने पड़ेंगे, अप्रेजल और दूसरा फीडबैक। पहला अप्रेजल और दूसरा फीडबैक, यानी रेगुलर बेसिस पे अप्रेजल करना पड़ेगा और दूसरी अप्रेजल करने के बाद फीडबैक देना पड़ेगा। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंक्लूड टू फैक्टर, अप्रेजल और दूसरा फीडबैक। अगला चीज़ है परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैं आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा हूँ तो आपके यानी कि आपके परफॉर्मेंस इस टारगेट के अचीव के अकॉर्डिंग है कि नहीं। एक दफ़ा फिर, मैं आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस इस टारगेट के अचीव के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है। एक बार रीड भी करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमेटिक, जनरल एंड पीरियडिक प्रोसेस दैट असेस an individual job performance and productivity in relation to certain pre-established criteria and organization objective. फिर अगला चीज़ है कंपोनेंट ऑफ अप्रेजल या पर्पस ऑफ अप्रेजल। मैं इन तीन वजह से आपके अप्रेजल कर रहा हूँ। क्या है? रिवार्ड रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू, पोटेंशियल रिव्यू। मैं इन तीन वजह से आपके अप्रेजल कर रहा हूँ। अप्रेजल है 3 मेन कंपोनेंट, रिवार्ड रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू, पोटेंशियल रिव्यू। अब एक एक को अलग डिस्कस करते हैं कि रिवार्ड रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू, पोटेंशियल रिव्यू, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो कंपोनेंट ऑफ अप्रेजल में सबसे पहला था रिवार्ड रिव्यू। अगर किसी को रिवार्ड देते हो तो पहले अप्रेजल करना होगा, जैसे किसी का बोनस बनता है तो इसके लिए तो आपको लाजमन अप्रेजल करना होगा। एक दफ़ा फिर रिवार्ड रिव्यू, अगर किसी को रिवार्ड देते हो तो पहले अप्रेजल करना होगा, जैसे किसी का बोनस बनता है। एक बार रिपीट करते हैं। रिवार्ड रिव्यू मेजर द डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय डिजर्व परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनसेस। The appraisal interview may be seen as an opportunity for the employee and his or her manager to discuss pay and other rewards. दूसरा है हम अप्रेज हम अप्रेजल क्यों कर रहे हैं, तो ये तीन फैक्टर की वजह से, रिवार्ड रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू और पोटेंशियल रिव्यू। तो रिवार्ड रिव्यू तो हो गया, दूसरा है परफॉर्मेंस रिव्यू। मैंने जब आपके परफॉर्मेंस की अप्रेजल की तो मुझे पता लगा कि आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की तो ज़रूरत है। एक दफ़ा रीड भी करते। परफॉर्मेंस रिव्यू, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स एंड वैलिडेट ट्रेनिंग मेथड। एक दफ़ा फिर परफॉर्मेंस रिव्यू क्या होता है। मैंने जब आपके परफॉर्मेंस की अप्रेजल की तो मुझे लगा कि आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की तो ज़रूरत है। एक दफ़ा performance review, identify training needs and validate training method. An appraisal system might be used to assess the performance of employees since the previous appraisal. One way of doing this is to agree the target or objective for the individual and to compare the individual actual performance against this objective or target at subsequent appraisal interview. थर्ड नंबर पर है पोटेंशियल रिव्यू, यानी डिज़र्विंग कैंडिडेट को प्रमोशन देते हो तो वो इवेल्युएशन अप्रेजल अमूमन करना पड़ेगा। डिज़र्विंग कैंडिडेट को प्रमोशन देते हो तो इवेल्युएशन तो लाजमी अमूमन करना होगा। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। पोटेंशियल रिव्यू इज़ एन एड टू प्लान करियर डेवलपमेंट एंड सक्सेशन, एग्जाम्पल प्रमोशन। स्टाफ अप्रेजल इंटरव्यू कैन आल्सो बी यूज टू डिस्कस द एम्प्लॉय पोटेंशियल
for the career development and promotion. However, to make the discussion meaningful, there has to be a system of reporting to a senior management and making recommendation. एक दफ़ा फिर पोटेंशियल रिव्यू, ये पोटेंशियल रिव्यू क्या होता है? डिजर्विंग कैंडिडेट को प्रमोशन देते हो तो इवेल्यूएशन अप्रेजल वगैरह इस तरह चीज़ें लाजमी करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा फिर रेड करते हैं। अब पोटेंशियल रिव्यू इज एन एड टू प्लान करियर डेवलपमेंट एंड सक्सेशन promotion. Staff appraisal interview can also be used to discuss the employee potential for the career development and promotion. However, to make discussion meaningful, there has to be a system of reporting to a senior management and making recommendation. फिर अगला चीज़ है अप्रेजल टेक्निक्स, यानी किसको रिवार्ड देते हो? तो मेरे पास डिफरेंट अप्रेजल टेक्निक है, जैसे ओवरऑल असेसमेंट, फिर गाइडेड असेसमेंट, थर्ड नंबर पर ग्रेडिंग और रेटिंग स्केल, फोर्थ नंबर पर बिहेवियर इंसिडेंटल मेथड, फिफ्थ नंबर पर रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम। तो सबसे पहले ओवरऑल असेसमेंट में, ओवरऑल असेसमेंट एट द एंड पे जब इसको कमेंट बता रहे हो तो वो नैरेटिव फॉर्म में होगा, यानी डिटेल में होगा। नैरेटिव फॉर्म मतलब डिटेल में लिखा हुआ होगा। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं ओवरऑल असेसमेंट राइट हिज ओपिनियन अबाउट द अप्रेजी इन द नैरेटिव फॉर्म। सेकंड नंबर पर गाइडेड असेसमेंट, जिस एवेल्यूएशन में कमेंट आ जाता है, जैसे होटल वालों को खाने की बात पूछते हैं कि खाना कैसा था, तो ये गाइडेड असेसमेंट है। गाइडेड असेसमेंट रिक्वायर टू कमेंट आर गिविंग सजेशन ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। गाइडेड असेसमेंट रिक्वायर टू कमेंट आर गिविंग सजेशन ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। फिर सबसे थर्ड नंबर पर ये पलटे हैं रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम। रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम, अगर एक टारगेट ट्रक का हुआ है और वो पूरा हुआ तो फिर इसको रिवार्ड दे दो। जैसे कि जिसके एफबीटी में 85% मार्क्स आए तो इसको ट्यूशन फीस में 50% डिस्काउंट मिलेगा। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम, दिस रिव्यू परफॉर्मेंस अगेन अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंड टारगेट्स। फिर फोर्थ नंबर पर पलटे हैं बिहेवियर इंसिडेंट मेथड। बिहेवियर को कंसीडर करते हुए किसको रिवार्ड चाहिए, यानी अगर जिसकी बिहेवियर अच्छी है तो उसको रिवार्ड दे दो। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं बिहेवियर इंसिडेंट मेथड कंसिडर ऑन द एम्प्लॉय बिहेवियर। और आखिरी ग्रेडिंग और रेटिंग स्केल, बिहेवियर और टारगेट दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन ग्रेडिंग और रेटिंग स्केल में हो सकता है। एक दफ़ा रीड भी कहते ग्रेडिंग और रेटिंग स्केल, सेलेक्ट अ वैल्यू ऑफ द लेवल और डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल डिस्प्ले अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम्पल गुड या फिर पुअर, एक्सीलेंट, वो 1 2 3 के पाप में आंसर देंगे। तो ये था अप्रेजल टेक्निक, जो कि हमने इसकी इसमें 5 चीज़ें थी, हमने 5 के 5 को पढ़ लिया। अब अगला चीज़ है न्यू अप्रेजल टेक्निक। न्यू अप्रेजल टेक्निक असल में कौन किसकी अप्रेजल करता है ये इसमें होते हैं, लेकिन बुक को फॉलो करना है तो ये न्यू अप्रेजल टेक्निक है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है अपवर्ड अप्रेजल। सबऑर्डिनेट यानी जो आपके अंडर काम करते हैं, जो जूनियर आपके अंडर काम करते हैं उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। सबऑर्डिनेट अगर मैनेजर की अप्रेजल कर रहा है, जैसे कि आप लोगों के पास एक शीट आता है, इसमें आप अपने टीचर के बारे में आंसर देते हो कि हमारा टीचर किस तरह है, वो अपवर्ड अप्रेजल में आता है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं अपवर्ड अप्रेजल, सबऑर्डिनेट अप्रेज हिज मैनेजर परफॉर्मेंस। एक दफ़ा फिर अपवर्ड अप्रेजल, सबऑर्डिनेट अप्रेज हिज मैनेजर परफॉर्मेंस। सेकंड नंबर पर है कस्टमर अप्रेजल। कस्टमर अप्रेजल, हम होटल में जाते हैं और होटल वाले खाने के बाद हमसे पूछते हैं कि खाना कैसा था, तो ये वो कस्टमर अप्रेजल में आता है। एक दफ़ा फिर हम होटल में जाते हैं और होटल वाले खाने के बाद हमसे पूछते हैं कि खाना कैसा था, तो वो कस्टमर अप्रेजल है। और सबसे आखिरी है 360 अप्रेजल। 360 अप्रेजल, हम सब क्लास वाले आपस में बात करते हैं तो हम एक दूसरे की वैल्यूएशन करते हैं, या फिर
मेरे इर्द गिर्द जो भी काम करते हैं, जो कोलीग, जिन लोगों के साथ कंपनी में इंटरेक्शन है, सब लोग इवेल्युएशन कर रहे हैं एक दूसरे के। तो वो 360 डिग्री में आता है, तो 360 डिग्री अप्रेजल है। एक दफ़ा रेट भी करते 360 डिग्री अप्रेजल also known as multi source feedback, in which employee receive confidential feedback from the people who work around there। न्यू अप्रेजल टेक्निक में सबसे आखिरी है वो है सेल्फ अप्रेजल। जो इवेल्युएशन आप अपनी खुद से कर रहे हो, जैसे मुझे अपने वीकनेसेस को कैसे ओवरकम करना है, मुझे अपने स्ट्रेंथ को और कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो ये सेल्फ अप्रेजल है। सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ एवेल्युएशन। अगला टॉपिक है अप्रेजल इंटरव्यू इज रिलेटेड विद द फीडबैक। अप्रेजल इंटरव्यू इज रिलेटेड विद द फीडबैक, ये फीडबैक से रिलेट करता है। मैंने जब आपकी अप्रेजल की तो फिर आपको फीडबैक दूंगा। यहाँ पर दो टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, अप्रेजी और अप्रेजल। अप्रेजी क्या है? अप्रेजी जिसकी अप्रेजल हो रही है वो अप्रेजी है। और अप्रेजर क्या है? अप्रेजर जो अप्रेजल कर रहा है वो अप्रेजर है। जिसकी अप्रेजल हो रही है वो अप्रेजी है, और दूसरा अप्रेजर जो अप्रेजल कर रहा है वो अप्रेजर है। जो अप्रेजल कर रहा है वो अप्रेजर है। और यह अप्रेजल इंटरव्यू क्या है? जब अप्रेजर और अप्रेजी के दरमियान डिस्कशन होंगे ना परफॉर्मेंस से रिलेटेड, इस डिस्कशन को अप्रेजल इंटरव्यू कहते हैं। जब अप्रेजी और अप्रेजर के दरमियान डिस्कशन होंगे ना परफॉर्मेंस से रिलेटेड, इस डिस्कशन को अप्रेजल इंटरव्यू कहते हैं। एक दफ़ा रिपीट भी कहते हैं, अप्रेजल इंटरव्यू इज रिलेटेड विद द फीडबैक एंड अप्रेजल इंटरव्यू इज अ फॉर्मल डिस्कशन प्रोसेस बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड हिज हर मैनेजर। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर एन एम्प्लॉय टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी and change work habits। एक दफ़ा फिर, an appraisal interview is a formal discussion process between an employee and his or her manager. It is one of the best way for an employee to increase productivity and change work habits। अगला चीज़ है मायर अप्रोचेज अप्रेजल इंटरव्यू। मैंने जब आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देना है तो मेरे पास 3 तरीक़े हैं फीडबैक देते वक्त। मैंने जब आपकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देना है तो मेरे पास 3 तरीक़े फीडबैक देते वक्त। इसमें सबसे पहला है टिल एंड सिल अप्रोच, सेकंड नंबर पर टिल एंड लिसन अप्रोच पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये 3 अप्रोचेज हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहला टिल एंड सिल अप्रोच। इस अप्रोच में जिसकी अप्रेजल हो रही है इसको बोलने का मौका नहीं देते। यानी अप्रेजर जो मैनेजर होता है, जो अप्रेजर होगा, मैनेजर होगा, उसका बहुत जजिंग डोमिनेंट एटीट्यूड होगा। जैसे कि वो कह रहा है, ये मैनेजर कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, इसको फॉलो करो। और अप्रेजी को बोलने का मौका भी नहीं देते। एक दफ़ा रीड भी करते हैं, मायर अप्रोचेज appraisal interview, a till and seal approach. This is so called the till and seal method involves the appraiser explaining how the assessment is to be undertaken, gaining acceptance for the evaluation and improvement plan. Interpersonal skills are important with this approach to motivate the appraisee। यानी इसमें जो अप्रेजर यानी मैनेजर होगा उसका बहुत ज़्यादा जजिंग एटीट्यूड होगा। वो जो अप्रेजी जिसके अप्रेजल हो रहा है उसको बोलने का मौका भी नहीं देते। और अब सेकंड नंबर पर आते को क्या है? मायर अप्रोचेज में सेकंड नंबर पर है टिल एंड लेसन अप्रोच। इस अप्रोच में अप्रेजल यानी मैनेजर का फीडबैक देते वक्त कन्विंसिंग एटीट्यूड होगा, यानी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एटीट्यूड नहीं होगा। इसमें जिसकी अप्रेजल हो रहा है उसको बोलने का मौका देते हो, यानी एम्प्लॉय को बोलने का मौका देते हो। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे जब एक बच्चे की मार्क्स कम आए टेस्ट में और टीचर बग़ैर पूछताछ कि इसको कह रहे हैं कि ट्यूशन स्टार्ट कर दो, तो ये टिल एंड सिल में आ गया। लेकिन
और जब बच्चे को और अगर बच्चा इसको कहे कि मैं बीमार था इसलिए मेरी मार्क्स कम आए, तो ये टिल एंड लिसन अप्रोच में आ गया, क्योंकि अप्रेजी को बोलने का मौका दिए इस टिल एंड लिसन अप्रोच में। एक दफ़ा रीड भी करते हैं एन अल्टरनेटिव। लेकिन टिल एंड लिसन अप्रोच में फिर भी मैनेजर या अप्रेजर जो होगा वो इसका आर्डर होगा, यानी उसने जो फैसला किया वो माना जाएगा। लेकिन वो एम्प्लॉय या अप्रेजी इसको बोलने का मौका इसमें टिल एंड लिसन अप्रोच में देते हैं। एक दफ़ा रीड भी करते हैं एन till and listen approach. An alternative approach is the till and listen method, where the appraisal is invited to respond to the way that the interview is to be conducted at the paper. Where the appraisee is invited to respond to the way that the interview is to be conducted. This requires counseling skill and careful encouragement to allow the appraisal to participate fully. और सबसे आखिरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मायर अप्रोच में थर्ड नंबर पर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें अप्रेजर का जजिंग एटीट्यूड नहीं होगा, यानी इसमें अप्रेजर यानी मैनेजर का जजिंग एटीट्यूड नहीं होगा, बल्कि इसमें वो एक्टिंग लाइक हेल्पर और सपोर्टिंग। दोनों अप्रेजल और अप्रेजी यानी मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों डिसाइड करते हैं कि वीकनेसेस को कैसे ओवरकम करना है। इसमें मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों मिल के एक पे स्लिप पर पहुंच जाते हैं कि हम अपने कि एम्प्लॉय की वीकनेसेस को कैसे ओवरकम करना है। एक दफ़ा भी करते प्रॉब्लम सॉल्विंग। फाइनली देयर इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वेयर अ मोर हेल्पफुल अप्रोच इज टू बी टेकन विच कंसंट्रेट ऑन द वर्क प्रॉब्लम ऑफ द अप्रेजी, who in turn is encouraged to think through any problem. After the interview, both parties, yani appraisee or appraiser, should agree on any action to be taken, an agreed action plan on improvement, and the method of monitoring progress and appropriate feedback. Finally, there is a problem solving method where a more helpful approach is to be taken which concentrates on the work problem of the appraisee, who in turn is to encourage to think through any problem. After the interview, both parties should agree on any action to be taken, an agreed action plan and improvement, and method of monitoring progress and appropriate feedback. अगला टॉपिक है द डॉक्यूमेंट्स फॉर एन अप्रेजल इंटरव्यू, यानी डिस्कशन के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने होंगे। इसमें जो सबसे पहला जॉब डिस्क्रिप्शन, सेकंड नंबर पर द रिकॉर्ड ऑफ द प्रीवियस अप्रेजल, जो आपकी प्रीवियस अप्रेजल हुई है इसके रिकॉर्ड। थर्ड नंबर पर सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, जो आपने ख़ुद अपने बारे में फिल की है जैसे टाइम शीट। फोर्थ नंबर पर द एम्प्लॉय HR रिकॉर्ड, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, एम्प्लॉय कब आया था ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय के प्रीवियस बोनसेस सब कुछ इसमें होते हैं, इसका रिकॉर्ड भी चाहिए। अगला टॉपिक है ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव अप्रेजल। ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव अप्रेजल, जब मैनेजर ने अप्रेजल करना है तो ये ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो फिर इफेक्टिव अप्रेजल नहीं है। इसमें जो सबसे पहला है वो है हेलो इफेक्ट। अगर आप किसी को फेवरेबल रेटिंग कर रहे हो पिछली परफॉर्मेंस पे, यानी पहले उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी तो अब भी कह रहे हो कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस किया होगा। द हेलो इफेक्ट अप्रेजल गिव अ फेवरेबल रेटिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड नंबर पर द पिच फोर्क इफेक्ट। द पिच फोर्क इफेक्ट, द पिच फोर्क इफेक्ट में अगर आप किसी को अनफेवरेबल रेटिंग कर रहे हो पिछले परफॉर्मेंस पे, यानी पहले उसने बुरी परफॉर्मेंस दी थी तो आप सोच रहे हो कि इस बार भी उसने ख़राब परफॉर्मेंस दी होगी। द पिच फोर्क इफेक्ट, द अप्रेजल गिव अनफेवरेबल रेटिंग अबाउट द एम्प्लॉय। थर्ड नंबर पर सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें जैसे जानबूझ के सबको पासिंग मार्क्स दे दे, लेकिन एक्चुअल में पेपर आपने चेक भी नहीं की, लेकिन सबको बस एक जैसे मार्क्स दे दी, पासिंग मार्क्स तकरीबन 50-50 मार्क्स सबको दे दी, और पेपर वगैरह आपके पास आए थे आपने इसको चेक नहीं किया, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी अप्रेजल डिलाइबरेटली ऑल एम्प्लॉयज एज एवरेज। अप्रेजल डिलाइबरेटली ऑल एम्प्लॉयज एज एवरेज। इसके बाद फिर पेप नंबर पर है लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस।
अप्रेजल बहुत ज़्यादा नरम या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हो, लेकिन इसको तो न्यूट्रल करना, लेकिन इस अप्रेजल जो करे वो न्यूट्रल होना चाहिए। ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव अप्रेजल में फिर अगला चीज़ है पर्सनल बियास। इसमें डिस्क्रिमिनेशन आते हैं। अगर मैं मैनेजर अप्रेजल कर रहा हूँ और डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, अगर मैं मैनेजर अप्रेजल कर रहा हूँ और डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ तो पर्सनल बियास में आता है। इसके बाद अगला है रिसेंसी इफेक्ट। इसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकती है, लेकिन पिछली परफॉर्मेंस पे कर रहे हो फास्ट रिसेंसी इफेक्ट पास्ट परफॉर्मेंस। फिर अगला है अप्रेजल टारगेट। जानबूझ के आप बहुत ज़्यादा टफ काम किसी को दे देते हो। फिर इसके बाद अगला है डिफरेंट रिव्यू स्टैंडर्ड। इसमें जैसे मैम शाजिया और मैम मदिहा हमको जज कर रही है, लेकिन दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे एक मैम बिहेवियर पे और दूसरा मैम रिजल्ट पे, एक हम यानी हम स्टूडेंट को रिव्यू कर रहा है। डिफरेंट रिव्यू स्टैंडर्ड। ऑब्स्टिकल टू अप्रेजल इंटरव्यू में अगला चीज़ हमने ये सब पढ़े। इसके बाद द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। जैसे बड़े भाई को देखो, खाला के बच्चे को देखो, इसके एबिलिटी में 80% मार्क्स आए हैं तो आपकी भी एबिलिटी में 80% आना चाहिए। तो हर एक के अपनी स्किल में अच्छे होते हैं, क्योंकि कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई एक्टिंग में अच्छा होता है, कोई क्रिकेट में अच्छा होता है। इसके बाद क्लस्टर यानी ग्रुप। मैं आपकी अप्रेजल कर रही हूँ, यानी पूरी D31 बैच की अप्रेजल कर रहा हूँ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल अप्रेजल इज गुड देन द ग्रुप अप्रेजल। ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव अप्रेजल में फिर अगला चीज़ है द आइसोलेशन इफेक्ट। अप्रेजल शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी हर महीने बाद आपकी अप्रेजल हो रहा है तो ये अच्छा होगा, दिन की सिर्फ ईयर में एक बार। यानी अगर पूरी साल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और जब साल में एक दफ़ा अप्रेजल हो रहा है और उसका वक्त आया तो उस टाइम आप बीमार हो गए और आपकी परफॉर्मेंस भी बुरी हो गई और आपको बुरा शो कर दिया कि उसकी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव अप्रेजल में सेकंड लास्ट चीज़ है वो है आइसोलेशन इफेक्ट। आइसोलेशन इफेक्ट तो भी हो गया, अब सबसे आखिरी चीज़ है द जॉब इफेक्ट। जॉब को देखते हुए अप्रेजल कर रहे हो। जैसे असिस्टेंट मैनेजर का अप्रेजल करना था तो आपने सोचा कि ये तो असिस्टेंट मैनेजर है तो काबिल आदमी होगा और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होंगे, तो आपने इसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं किया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये था ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव अप्रेजल, जो कि सारे के सारे कवर हो गया। इस चैप्टर का सबसे आखिरी चीज़ है अप्रेजल एंड मॉनेटरी बेनिफिट। अप्रेजल एंड मॉनेटरी बेनिफिट, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। आपकी अप्रेजल जितनी अच्छी होंगी तो इसकी बेनिफिट भी ज़्यादा होंगे, फिर सारा कंपनी वाले अच्छी काम करेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और सरप्लस फंड में एम्प्लॉय को रिवार्ड वगैरह चीज़ें दी जाएंगी इसके परफॉर्मेंस पे। एम्प्लॉय के काम में कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। जब परफॉर्मेंस को मैनेज करना है तो आगे फ्यूचर को देखना है, पास्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ चीज़ें इसमें है। Appraisal and monetary benefit. Surplus fund available to reward employees rarely depend on the performance of an individual or team. Constant improvement is to be expected of employees as a part of their work. Performance management should be forward-looking with the regard to the future, with, with the regard to the future performance, not just rewarding the past behavior. परफॉर्मेंस असेसमेंट। अगला टॉपिक परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये सिस्टमेटिक और रेगुलर रिव्यू है किस चीज़ का, जो इंडिविजुअल है उनकी परफॉर्मेंस का, उनके पोटेंशियल के असेसमेंट का, कि इसमें क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या एबिलिटी है, ताकि इसके मुताबिक एक्शन प्रोग्राम बनाया जाए इसके डेवलपमेंट के लिए, जो कि इसके काम करने का तरीका डेवलप करे या फिर उसके पर्सनल डेवलपमेंट इसमें करे। एक बार भी करते performance assessment. Performance assessment is the regular and systematic review
of the performance and assessment of the potential with the aim of producing action program to develop both work and individual. एक दफ़ा फिर इसका definition, performance assessment is the regular and systematic review of the performance and assessment of potential with the aim of producing action program to develop both work and individual. फिर परफॉर्मेंस असेसमेंट में कुछ और डिस्कशन है, जैसे परफॉर्मेंस असेसमेंट इम्पोर्टेंट है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय की। ज़ाहिर है अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा। जब हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं तो हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों मेजर ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर में कितने यूनिट बनाने हैं ये आते हैं, और जबकि क्वालिटेटिव में इसका एटीट्यूड कैसा रहा, इसका बिहेवियर कैसा रहा बाकी लोगों के साथ, इसका इंटरेक्शन कैसा रहा, ये सब कुछ क्वालिटेटिव में आता है। एक दफ़ा रिट भी कहते हैं, इफ़ इट एम टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंश्योरिंग दैट द इंडिविजुअल एम्प्लॉय आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड टू डेवलप द पोटेंशियल फॉर द इम्प्रूवमेंट। Typically, assessing employee performance involves measuring both quantitative measure, how many units the worker has produced, and the qualitative measure, their attitude, how they have interacted with the other member of the staff. तो अब परफॉर्मेंस असेसमेंट की क्राइटेरिया पर आते हैं। हमने परफॉर्मेंस असेसमेंट को पढ़ा, अब परफॉर्मेंस असेसमेंट के क्राइटेरिया पर आते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट की क्राइटेरिया तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो क्राइटेरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसके साथ आप इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, तो क्राइटेरिया में ये है। इसमें सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ द वर्क प्रोड्यूस, सेकंड पर नॉलेज ऑफ द वर्क, इसके बाद और भी है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द वर्क प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ द वर्क प्रोड्यूस सबसे पहले क्राइटेरिया में वॉल्यूम ऑफ द वर्क प्रोड्यूस पढ़ते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि उसने कितना यूनिट बनाए, कितना उसने काम किया है, तो विद इन द टाइम पीरियड, टाइम को देखेंगे कि उसने कितना टाइम में ये किया। सेकंड नंबर पर एविडेंस ऑफ द वर्क प्लानिंग, एविडेंस ऑफ द वर्क प्लानिंग कि उसने अपने वर्क के लिए प्लान की है कि नहीं। थर्ड नंबर पर पर्सनल टाइम डेवलपमेंट, क्या उसने अपने टाइम को मैनेज किया है नहीं। ये टाइम मैनेजमेंट अगले चैप्टर में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पर इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क अंडर प्रेशर, इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर में जब सिचुएशन थी तो इसने फिर कैसा परफॉर्म किया, अच्छा या फिर बुरा। इसके बाद सेकंड नंबर पर है नॉलेज ऑफ द वर्क। परफॉर्मेंस असेसमेंट की क्राइटेरिया में सेकंड नंबर पर नॉलेज ऑफ द वर्क कि उसमें जो नॉलेज है वो कैसा है, यानी नॉलेज को असेसमेंट करना। इसमें सबसे पहला आता है गेन थ्रू एक्सपीरियंस, कि उसने एक्सपीरियंस से नॉलेज को हासिल किया वो कैसा है। सेकंड नंबर पर गेन थ्रू ट्रेनिंग कोर्स, ट्रेनिंग के ज़रिए नॉलेज को लिया वो कैसा है। थर्ड नंबर पर गेन प्रियर टू द एम्प्लॉयमेंट, गेन प्रियर टू द एम्प्लॉयमेंट, अगर उसने कहीं पहले अगर और जगह जब कर रहा था वहाँ से अगर स्पेसिफिक चीज़ सीखे तो वो क्या है। परफॉर्मेंस असेसमेंट की क्राइटेरिया में थर्ड नंबर पर है क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी फिर इसके काम की क्वालिटी को असेस करेंगे। इसमें सबसे पहले है लेवल ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी, कि इसमें एनालिसिस की एबिलिटी क्या है। सेकंड नंबर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कितना स्ट्रांग है इसका। थर्ड नंबर पर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कि इसकी काम में कितना एक्यूरेसी है। फोर्थ नंबर पर है जजमेंट एक्सरसाइज, जजमेंट एक्सरसाइज, इसकी जजमेंट कितनी अच्छी है कि उसने परफॉर्म की है। सब क्वालिटी ऑफ वर्क में सबसे आखिरी है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि इसकी काम पे कितना कॉस्ट लगा और फायदा कितना देगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट की क्राइटेरिया में फोर्थ नंबर पर है मैनेजमेंट स्किल। जाहिर है मैनेजमेंट के लोग होंगे, उन लोगों की स्किल को एलिवेट किया जाएगा। मैनेजमेंट की स्किल की असेसमेंट करना, इसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यानी अपने यानी मैनेजमेंट स्किल में
ये मैनेजर जो होता है ये अपने एम्प्लॉय और कुलीग के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करता है कि नहीं, इसकी बातें लोगों को समझ आती है कि नहीं आती। फिर सेकंड नंबर पर है मोटिवेशनल मैनेजमेंट स्किल में, सेकंड नंबर पर है मोटिवेशनल स्किल्स। लोगों को मोटिवेट कैसे करता है ये। थर्ड नंबर पर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स, अगर किसी को ट्रेन और डेवलप करना हो तो इसमें ये स्किल्स है कि नहीं। अगर किसी को ट्रेन या डेवलप करना हो तो इसमें स्किल्स है कि नहीं। और सबसे आखिर है मैनेजमेंट स्किल में सबसे आखिर है डेलीगेशन स्किल्स। प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से लोग यानी लोअर लेवल एम्प्लॉय में काम डिलीगेट कर सकता है कि नहीं। और परफॉर्मेंस असेसमेंट क्राइटेरिया में फिफ्थ नंबर पर सबसे आखिरी पर्सनल स्किल्स आता है। ये इसकी अपनी ज़ाती स्किल, ये इसकी पर्सनल स्किल्स जो हम एसेस करते हैं, इसकी अपनी ज़ाती स्किल, ये इसकी पर्सनल स्किल जो हम एसेस करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़, इसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि नहीं। सेकंड नंबर पर फ्लेक्सिबिलिटी, कभी इसको ज़्यादा काम देता है तो वो तो ये एम्प्लॉय तो परेशान नहीं होता है। थर्ड नंबर पर है अडोप्टेबिलिटी, मुख्तलिफ सिचुएशन में अपने आप को डाल देता है, मुख्तलिफ लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मुख्तलिफ सिचुएशन में अपने आप को डाल देता है, मुख्तलिफ लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, अडोप्टेबिलिटी में ये। और सबसे आखिर ना फोर्थ नंबर पर पर्सनल स्किल में फोर्थ नंबर पर है असर्टिवनेस। ये एक बंदा होता है जो अपने राइट के लिए लड़ता है और अपने राइट के लिए दूसरों के राइट्स को वोलेट नहीं करता, वोलेट नहीं करता। और पर्सनल स्किल में फिर अगला है टीम इन्वॉल्वमेंट, टीम वर्कर कैसा है, किस तरह से टीम को सपोर्ट करता है। और सबसे आखिरी है पर्सनल स्किल में मोटिवेशन, वो कम के लिए कि मोटिवेट है कि नहीं। फिर अगला चीज़ है द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट। इसमें हमने 4 मेन स्टेप को फॉलो करना है। इसमें सबसे पहला सेट टारगेट, इसके बाद दूसरे नंबर पर मॉनिटरिंग पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर रिव्यू पढ़ेंगे और सबसे आखिर में एक्शन प्लान। तो सबसे पहले सेट टारगेट, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो 4 मेन स्टेप इन असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो 4 मेन स्टेप में सबसे पहला सेट टारगेट, यानी टारगेट सेट करें। सेट टारगेट यानी टारगेट सेट करें। स्टार्ट ऑफ द पीरियड में आपको एक प्लान देते हैं, टारगेट सेट करते हैं, यानी ये टारगेट है जो आपने अचीव करना है। Set a target at the start of the period. The manager and employee should agree on which goal and target the employee is going to work toward. इसमें सेट टारगेट में क्या क्या चीज़ें होंगी, दिस यूजुअली इंक्लूड, इसमें सबसे पहला है वो एरिया जिसमें इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो देखेंगे, एरियाज दैट द एम्प्लॉय नीड्स टू इम्प्रूव। सेकंड नंबर पर है ये टारगेट आपकी ओवरऑल बिजनेस गोल के साथ लिंक हो, टारगेट दैट लिंक टू द ओवरऑल बिजनेस गोल। थर्ड नंबर पर है इसमें आप एम्प्लॉय को टारगेट के लिए डेवलप करें और ट्रेन करेंगे। इसमें एम्प्लॉय के लिए भी पैदा होगा कि इसमें डेवलपमेंट आ जाता है और कंपनी के लिए भी, क्योंकि फिर वो टारगेट को सक्सेसफुली अचीव करेगा। एक दफ़ा फिर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग टारगेट दैट विल बेनिफिट द एम्प्लॉय एंड द कंपनी एंड देयर पार इंक्रीज द मोटिवेशन। सेट टारगेट में कुछ ये भी बात थी। और अगर आपके एम्प्लॉय के लिए हद से ज़्यादा टारगेट देते हो और फिर वो अचीव नहीं कर पाएगा फिर तो वो लास्ट में डिमोटिवेट हो जाएगा। एक दफ़ा फिर ये भी पढ़ते, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड एंड एग्री टू दिस टारगेट। इफ दे डू नॉट बाय इनटू देम दे विल नॉट पुट एनी एफर्ट इनटू अकम्प्लिशिंग द गोल सेट, स्पेशली इफ दे डू नॉट फील दैट द टारगेट आर अचीवेबल, दिस कैन लीड टू डिमोटिवेशन। तो प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट में 4 स्टेप थी। इसमें सबसे पहला था सेट अ टारगेट जो कि हमने पढ़ा, दूसरा नंबर पर है मॉनिटरिंग, दूसरे नंबर पर क्या है मॉनिटरिंग,
सेकंड स्टेप मॉनिटरिंग करे, यानी ड्यूरिंग द ईयर इसकी परफॉर्मेंस को असेस करे और इसको रेगुलर फीडबैक देता रहे। और मैनेजर को चाहिए कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रिवार्ड रखा करे, फिर इस वजह से एम्प्लॉय टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत कोशिश करेगा। तो एक दफ़ा भी कहते हैं monitoring during the period, the manager should monitor the employee performance and provide a regular feedback. Manager can offer rewards for the good performance and support and help where it looks as through employee is failing to meet their targets. थर्ड नंबर पर है रिव्यू। साल के आखिर में मैनेजर और एम्प्लॉय के दरमियान एक अप्रेजल इंटरव्यू रखा जाए, जिसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन होंगे कि हमने जो टारगेट रखा हुआ था एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इससे कम है, ज़्यादा है या इसके इक्वल है। तो एक दफ़ा ये भी करता है रिव्यू। एट द एंड ऑफ द पीरियड द मैनेजर एंड एम्प्लॉय विल यूजुअली हैव अ फॉर्मल अप्रेजल वेयर दे डिस्कस द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टिगेट हाउ सक्सेसफुली द एम्प्लॉय हैज़ बीन एट मीटिंग द प्री एग्रीड टारगेट्स। और सबसे आखिरी है एक्शन प्लान। तो प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट में हमने सबसे पहला सेट टारगेट, दूसरे नंबर पर मॉनिटर, थर्ड नंबर पर रिव्यू और सबसे आखिरी है एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान फिर रिव्यू के बेस पे अगले साल के लिए हम देखते हैं कि एम्प्लॉय को किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं, और नया टारगेट रखा जाता है, और ये सब कुछ एक्शन प्लान में होता है। Action plan, the manager and employee then agree on new target that will be set for the coming period. तो ये था प्रोसेस परफॉर्मेंस असेसमेंट में क्या क्या स्टेप्स थे, जो कि चार स्टेप थे, हमने वो डिस्कस किया। अगला चीज़ है पर्पज़ ऑफ अप्रेजल, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या होता है। फ्रॉम द इंडिविजुअल एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू दिस विल इंक्लूड, अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सारी पर्पजेज़ एम्प्लॉय के लिए है। एम्प्लॉयर की भी पलटे हैं, लेकिन सबसे पहले एम्प्लॉय के लिए पलटे हैं। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल कि एम्प्लॉय के लिए क्या पर्पजेज़, क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये सबसे पहले इसमें जो ये सबसे पहला है, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें एम्प्लॉय की तो इसमें जो सबसे पहला है वो है, अगर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें एम्प्लॉय के रिम्यूनरेशन के लिए बेस मिलता है। यानी परफॉर्मेंस से हम देखते हैं कि इसकी रिम्यूनरेशन बढ़ा दी जाए या नहीं बढ़ा दी जाए। तो प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर द रिम्यूनरेशन फॉर द कमिंग पीरियड, इसमें जो सेकंड नंबर पर है वो ये है, जैसे किसी ने सेकंड नंबर पर जो है, जैसे किसी ने काम को पार्टिकुलर मेरिट पर किया तो इसको रिकग्नाइज़ किया जाए। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉय है और 2 एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा, यानी हद से ज़्यादा अच्छा काम किया है, तो आप मीटिंग में दोनों का नाम लेते हैं और इसके लिए रिवार्ड अनाउंस करते हैं। एक दफ़ा रिपीट करते हैं, अनाउंस दैट वर्क ऑफ अ पार्टिकुलर मेरिट इज़ रिकग्नाइज। ये थर्ड नंबर पर जो है अप्रेजल इंटरव्यू, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें एम्प्लॉय अपने इश्यूज़, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर द एम्प्लॉय टू वॉइस कंसर्न अबाउट वर्क एरियाज दैट द एम्प्लॉय इज़ अनहैप्पी विद। तो ये थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ जो है ये इस्टेब्लिशमेंट करता है, जिसमें इंडिविजुअल के लिए आने वाले साल में क्या एक्सपेक्ट कर रही है और एम्प्लॉय को किस तरीके से एसेस किया जाएगा। तो एक दफ़ा ये भी रीड करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ द इंडिविजुअल इन द कमिंग पीरियड एंड हाउ द एम्प्लॉय विल बी एसेस्ड बाय द बिजनेस। अब ये जो 5th नंबर पर है ये क्या है, एम्प्लॉय को क्या ट्रेनिंग और किस चीज़ में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। और सबसे आखिरी जो है फ्यूचर में इसको कहाँ पे एम्प्लॉय किया जा सकता है, जैसे इसको ट्रांसफ़र कर दे, प्रमोट कर दे, या यही जिस पोजीशन पर है वहाँ फ़र्क दिया जाए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सच एज वेदर दे रिमेन इन द सेम जॉब, ट्रांसफ़र, प्रमोटेड एक्सेट्रा।
तो ये था फ्रासिस ऑफ पर्पस ऑफ अप्रेजल। तो ये था पर्पस ऑफ अप्रेजल, जो कि हमने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, यानी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। ये सारी पर्पस एम्प्लॉय के लिए थे। अब एम्प्लॉयर पर आते हैं कि एम्प्लॉयर के लिए क्या फ़ायदे है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो अब पर्पस ऑफ अप्रेजल द एम्प्लॉयर द ऑब्जेक्टिव इंक्लूड, यानी एम्प्लॉयर के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या फ़ायदे या क्या मकासद है। इससे हम पहले एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, अब एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी एम्प्लॉयर के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या फ़ायदे या क्या मकासद है। इसमें जो ये सबसे पहला है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को एचआर डिपार्टमेंट का पता चलता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस ठीक है कि नहीं, क्योंकि एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉय को हायर करते हैं। एक दफ़ा रीड भी करते हैं, मॉनिटरिंग द ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन प्रोसेस अगेन द रिजल्ट हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन बीन हायरिंग द राइट पीपल। और जो दूसरा नंबर पर है ये क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि एम्प्लॉय को प्रमोशन चाहिए, यानी किस एम्प्लॉय को प्रमोशन चाहिए या फिर किस एम्प्लॉय को ईयरली रिटायरमेंट करा दे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर प्रमोशन एंड ईयरली रिटायरमेंट एक्सेट्रा। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड नंबर पर ये जो है, ये कहते हैं हमें, ये थर्ड नंबर पर जो ये हमें कहते हैं कि प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज लोगों को तो आते रहते हैं, ये हाईलाइट हो जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज विद द जॉब दैट हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली रियलाइज्ड, ये भी हो गया। अब ये फोर्थ नंबर पर जो है, फोर्थ नंबर पर अब से हमें ये कहता है कि अप्रेजल से एम्प्लॉय की वीकनेसेस और स्किल का गैप सामने रखा जाता है, और वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए फिर ट्रेनिंग प्लान किया जाता है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं, हेल्पिंग टू फार्मुलेट द ट्रेनिंग प्लान बाय आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस और स्किल गैप्स इन द एम्प्लॉयज़। अब जो ये फिफ्थ नंबर पर है, ये क्या कह रहा है, इससे एचआर डिपार्टमेंट को पता चलता है कि किस तरह लोग हमारे पास है और किस तरह हमें और चाहिए। हेल्पिंग टू एक दफ़ा रिपीट करते हैं, हेल्पिंग टू फार्मुलेट अ ह्यूमन रिसोर्स प्लान, फॉर एग्जांपल अ की स्टाफ मेंबर्स वर वर्क डू अ न्यू एम्प्लॉयज देयर पर नीड हायरिंग टू प्रोवाइड एडिशनल हेल्प। और सबसे आखिरी है, ये क्या कह रहा है, आपस में जब मैनेजर और सबॉर्डिनेट चीज़ें डिस्कस करते हैं तो इससे मैनेजर और सबॉर्डिनेट की कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं। एक दफ़ा रिपीट करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट। तो ये एम्प्लॉयर के लिए फ़ायदे थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के, जो कि हमने तकरीबन ची की ची पढ़ी। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव अप्रेजल। तो इफेक्टिव अप्रेजल हो तो इसकी क्या बेनिफिट्स है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। जैसे कि हमने पर्पज़ ऑफ अप्रेजल पढ़ा, ये और वो चीज़ तकरीबन एक जैसे है, ये बेनिफिट और वो पर्पज़ ऑफ अप्रेजल ये तकरीबन एक जैसी चीज़ है। तो इसमें हम सबसे पहले बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉयर, इफेक्टिव अप्रेजल से एम्प्लॉयर के लिए क्या बेनिफिट्स होता है। तो इसमें जो सबसे पहला आया है वो है, अगर अब परफॉर्मेंस अप्रेजल अपने मकसद के मुताबिक हो तो इससे एम्प्लॉयर को पता चलता है कि एम्प्लॉय की पोटेंशियल क्या है, इसको प्रमोशन की ज़रूरत है कि नहीं। तो एक दफ़ा रीड भी करते, इट प्रोवाइड अ फॉर्मल सिस्टम फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़ विद अ व्यू टू आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स फॉर प्रमोशन। अब ये इसके बारे में पलटे हैं। सेकंड जो है, दूसरा इसको ये पता चलता है कि एम्प्लॉय की कम्पिटेंसी को कैसे इन्हेंस करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल वो इफेक्टिवली अचीव कर लेगा। तो ये भी एक दफ़ा रीड करते हैं, इट प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग अ वेज ऑफ इम्प्रूविंग द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू रेज द जनरल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क फोर्स। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव अप्रेजल फॉर एम्प्लॉयर में थर्ड नंबर पर जो है ये है, थर्ड नंबर पर जो है
इससे हमें HR डिपार्टमेंट का पता चलता है कि उसने किस तरह एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है, क्योंकि क्या वो प्रमोशन के लिए काबिल होंगे, कि वो बड़ी बड़ी पोजीशन जगह को संभाल सकेंगे। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं, इट इज़ अ वैल्यूबल सिस्टम फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इंश्योरिंग दैट द एम्प्लॉयज़ आर रेडी फॉर द प्रमोशन टू फिल मैनेजमेंट जॉब वैकेंसीज दैट अराइज। और सब फोर्थ नंबर पर जो है, अगर मैनेजर और स्टाफ के दरमियान स्टाफ की परफॉर्मेंस पर डिस्कशन होंगे तो इससे मैनेजर और स्टाफ का कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगा। इफ़ इट इज़ अ वेल मैनेज कम्युनिकेशन कैन बी इम्प्रूव बिटवीन मैनेजर एंड स्टाफ एंड सो इम्प्रूव द वर्किंग रिलेशनशिप। तो ये इफ़ेक्टिव अप्रेजल के फ़ायदे थी एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम दूसरे एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे आखिरी चीज़ जो हमसे रह गई है वो है बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव अप्रेजल, बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय। बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉयर हमने पढ़ा, और अब बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो, इससे एम्प्लॉय को अपने परफॉर्मेंस की फीडबैक मिल जाती है, जिससे एम्प्लॉय को कम्पिटेंस यानी एम्प्लॉय को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है। तो एक द एम्प्लॉय गेट्स अ फीडबैक एंड अबाउट द परफॉर्मेंस एट अ वर्क एंड असेसमेंट ऑफ कम्पिटेंस। बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉय में सेकंड नंबर पर जो है वो है, वह ये हमें क्या बता रहा है, इससे एम्प्लॉय को फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ख्वाहिश मकसद डिस्कस करने का चांस मिल जाता है। इससे एम्प्लॉय को फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की ख्वाहिश मकसद डिस्कस करने का चांस मिल जाता है। अ फॉर्मल अप्रेजल सिस्टम, भी कहते हैं, अ फॉर्मल अप्रेजल सिस्टम ऑफर द एम्प्लॉय एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एंड एम्बिशंस। ये थर्ड नंबर पर है, ये हमें क्या बता रहा है, इससे एम्प्लॉय को पता चलता है कि मुझे किन किन चीज़ों में ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाऊँ। An appraisal may be used to identify and agree measure for the further training and development to improve employee competency। एक दफ़ा फिर, an appraisal may be used to identify and agree measure for further training and development to improve the employee competency। और ये फोर्थ नंबर, ये इसमें क्या बता रहा है, इससे अप्रेजल के बेस, और ये फोर्थ में बता रहा है कि अप्रेजल के बेस पर एम्प्लॉय को रिवार्ड और बोनसेस वगैरह मिल जाते हैं। एन अप्रेजल, एक बार भी कहते हैं, एन अप्रेजल इंटरव्यू में बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर द कंसीडरिंग पे एंड रिवार्ड। एक बार फिर, एन अप्रेजल इंटरव्यू में बी यूज एज अ बेसिस फॉर कंसीडरिंग अ पे एंड रिवार्ड्स। तो ये था बिजनेस टेक्नोलॉजी का 23 चैप्टर। इसमें हमने सारे टॉपिक्स पढ़े, लेकिन सीक्वेंस में नहीं पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर में सारे जो टॉपिक्स थे सारे के सारे पढ़ा दी।